एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, अर्थात अध्याय 2 पढ़ रहे हैं भाग 5 का। और अध्याय 2 में क्या है? पार्लियामेंट, संसद के बारे में प्रावधान है। और संसद के पर्टिकुलर टॉपिक में क्या देख रहे हैं हम? संसद के अधिकारी। और आज इसमें लास्ट है, ये जो 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 96, 97 एंड 98, ये 3 लास्ट हैं संसद के अधिकारी से संबंधित आर्टिकल में। वैसे 98 में तो सचिवालय है, परंतु है सेक्रेटेरिएट है, परंतु है तो संसद से ही रिलेटेड ना। चलिए आज देखते हैं कि 96 में क्या कहा गया है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। तो ये बात की गई है कि जब इस तरीके का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, अभी उस पर फैसला नहीं आया है, सिर्फ विचार में है, विचाराधीन है, प्रोसेस में चल रहा है, तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पीठासीन ना होना। अर्थात वो अध्यक्ष की कार्रवाइयों में भाग लेगा, बोल भी सकता है, परंतु वो उसका होना या ना होना बराबर ही होगा। ऐसा नहीं है भी परंतु नहीं भी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। लोकसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की बातें की जा रही है, तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। अर्थात वो बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। भाई पद की एक गरिमा है और आपको पद से हटाए जाने का संकल्प अभी विचाराधीन है, प्रोसेस में चल रहा है, कोई निर्णय नहीं है, तो आप कैसे अध्यक्षता कर सकते हैं? तो यही बात है, बैठक की अध्यक्षता अर्थात पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 95, आर्टिकल 95, अनुच्छेद 95 के खंड 2, मैंने आपको इससे पहले 95 पढ़ा दिया है आर्टिकल। देखिए खंड 2 क्या है। अनुच्छेद 95 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वह उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं। कि जो प्रोसेस बताया है ना खंड 2 में, क्या बताया है अनुच्छेद 95 के खंड 2 में, कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होगा तो कोई ना कोई तो बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो जो 95 के खंड 2 में बातें की गई हैं, जो भी उपबंध है वो सेम यहाँ पर लागू होंगे। अब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से कोई अनुपस्थित है या फिर उसको हटाने का संकल्प पारित है तो वो अध्यक्षता तो कर नहीं सकता, तो उसकी जगह कोई तो अध्यक्षता करेगा। इसी से संबंधित है कि 95 का जो 2 है, खंड 2, वो सेम हेयर यहाँ पे लागू होगा, सेम। ठीक है, यही बात यहाँ पे लागू होगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बैठक की अध्यक्षता कोई ना कोई करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं है तो बैठक अपने आप ही चल रही है, नहीं, अध्यक्षता कोई ना कोई अवश्य करेगा। अब वो कौन करेगा, उसका क्या प्रोसेस है, सारी बातें 95 आर्टिकल में है। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है, कहाँ? लोकसभा में। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं। लोकसभा में ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब उसको लोकसभा में बोलने व उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। क्या कहा गया? आपसे पूछा भी जा सकता है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव या संकल्प विचाराधीन है, क्या बात की गई है, तब क्या लोकसभा का अध्यक्ष सभा में अर्थात लोकसभा में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो बिल्कुल ले सकता है। वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्रवाइयों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमत ही मत देने का अधिकार होगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। अब यहाँ बात क्या की जा रही है? पहली बात तो ये कह दी गई है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन है तब वो लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है।
ठीक है, बिल्कुल बोल सकता है, बिल्कुल क्लियर कह दी गई है, संविधान में बात बोल सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये की जा रही है कि जब आपको पता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जो पीठासीन अधिकारी है, वो तब मत देता है जब मत बराबर होते हैं, यानी कि 20 विपक्ष में है और 20 ही पक्ष में है, तो मत बराबर हो गए, तब निर्णायक मत देता है। परंतु यहाँ क्या भी बात की जा रही है कि मत दे सकता है, परंतु प्रथमत के तौर पर, यानी कि सीधे वोट हमने प्रथम तौर पे मत दे दिया, निर्णायक मत नहीं दे सकता। नॉर्मली जैसे सब सांसद वोट दे रहे हैं वैसे दे सकता है, निर्णायक मत नहीं दे सकता। अगर निर्णायक मत की स्थिति आ गई कि दोनों तरफ मत बराबर हैं, तब वो मत नहीं दे सकता। क्लियर रखिएगा इस बात को। मत दे सकता है, प्रथम मत दे सकता है, यानी कि सीधे जैसे नॉर्मल सब सांसद मत दे रहे हैं उसी में काउंट होगा, मत दे देगा। परंतु अगर निर्णायक है, 20 इधर है, 20 इधर है, 25 इधर है, 25 इधर है, तो बराबर है, तो निर्णायक मत नहीं दे सकता। क्लियर रखेगा, इस बात का डिफरेंस पता होना चाहिए। निर्णायक मत नहीं देगा, प्रथम तौर पे मत दे देगा। क्लियर। अनुच्छेद 97 आर्टिकल 97 97 क्या कहता है? सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, अब जब पद पे कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल वेतन और भत्ते तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना। तो 97 आर्टिकल किससे संबंधित है? सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनमें कोई अलग अलग अनुच्छेद नहीं है। चारों पद की बात एक ही आर्टिकल में कर दी गई है। आर्टिकल 97 सभापति और उपसभापति ये दोनों पद राज्यसभा में होते हैं, तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों पद कहाँ होते हैं? लोकसभा में। तो चारों पद के वेतन भत्तों की बात की गई है 97 में। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद विधि द्वारा नियत करे। कौन बनाता है? कौन प्रावधान बनाता है? बनाती तो संसद ही है, संसद ही नियत करती है। और आप पता है हमेशा एक जैसे नहीं रहते, समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, चीज़ें बढ़ती हैं, ज़रूरतें बढ़ती हैं, तो भत्ते भी, वेतन भी बढ़ाया जाएगा, इंक्रीमेंट किया जाएगा। परंतु कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है, जैसे अभी पैंडेमिक, कोरोना जैसी महामारी की, वेतन काटा भी जाता है, घटाया भी जाता है। तो कौन करता है इसको बढ़ाना घटाना? संसद करती है विधि के द्वारा। ये नहीं कि संसद अपने आप ही कर देती है, वो भी उपबंधों के विधि के अधीन रहते ही कार्य करती है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद विधि द्वारा नियत करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची, कौन सी अनुसूची में? दूसरी, सेकंड, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, संदाय किया जाएगा। तो कितना होगा वेतन भत्ता इन चारों पदों का? सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन चारों पदों के वेतन भत्ते क्या हैं, उसकी जो पूरे अनुरूप दिया गया है वो अनुसूची 2 में दिया गया है। किसमें? दूसरी अनुसूची में। याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ बात की गई है इतनी कि अगर कोई बढ़ोतरी या घटा, भाई बिल्कुल समय के साथ चीज़ों को घटाया, भी वैसे घटाया कम जाता है, वो रेयर होता है कि घटाया जाता है। जैसे कोरोना महामारी आई तो वेतन भत्ते घटाए गए, काटे गए, वेतन भी काटे गए, तो वो रेयर होता है। ज़्यादातर बढ़ाया जाता है क्योंकि समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, चीज़ें बढ़ती हैं, तो वेतन भत्ते भी बढ़ाए जाते हैं। तो ये विधि के द्वारा नियत किए जाते हैं, संसद करती है। तो इतनी बात कही गई है यहाँ पर। अगर आपको उसका प्रारूप देखना है कि कितने वेतन है, कितना भत्ता दिया जा रहा है, तो वो अनुसूची 2 में दिया गया है। क्लियर रखिएगा इस बात को, दोनों डिफरेंसेस पता होने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ बात की गई है कि वेतन को घटाना बढ़ाना होगा, जो भी परिवर्तन होगा वो संसद विधि द्वारा करेगी। 97 में बात लिखी हुई है। बाकी नॉर्मल, अब एक बार बढ़ा दिए थोड़ी ना हर महीने बढ़ाया जाएगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, इस तरीके से बढ़ाया जाएगा। इंक्रीमेंट इस तरीके से होगा। तब क्या होगा? इतनी क्या होगा अब इतने टाइम ड्यूरेशन में, तो जो दूसरी अनुसूची में प्रारूप दिया होगा, अब जब वेतन बढ़ा देगी तो वो दूसरी अनुसूची में आ जाता है। दूसरी अनुसूची में जो भी प्रारूप है उस हिसाब से वेतन भत्ते मिलेंगे। आर्टिकल 98 क्या कहता है? अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। संसद का एक सचिवालय है, आपको पता है, नहीं पता तो पता होना चाहिए। संसद के सचिवालय, आपने दिल्ली में अगर आप मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से बिल्कुल जाते आते होंगे दिल्ली में,
तब आपने सुना भी होगा सचिवालय। चलिए बात करते हैं संसद का सचिवालय। एक स्टेशन है सचिवालय। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। तो आपसे पूछा जा सकता है संसद के सचिवालय से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल 98 है वो। संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा, यानी कि सबके अपने अपने जो कर्मचारी होंगे वो अलग अलग होंगे। लोकसभा के अपने होंगे, राज्यसभा के अपने होंगे। परंतु, अब यहाँ भी परंतु देखिए, परंतु इस खंड की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित नहीं कर सकती। ये नहीं कहा जाएगा भाई ठीक है घर में 2 बच्चे हैं, दोनों के अलग अलग काम कर दिए, आपका ये है आपका ये है, परंतु ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये इसका काम नहीं कर सकता वो उसका नहीं कर सकता। ये गलत बात है भाई। आप एक ही घर में रह के बंटवारा क्यों कर रहे हो? आपस में भाईचारा कहाँ रह जाएगा, प्यार कहाँ रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। और हमारे यहाँ तो भाईचारा प्यार आपस में होना चाहिए, तभी देश की चीज़ें बढ़ेंगी। अब जब देश के संसद में ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर कैसे होगा? तो ये बात की गई है कि दोनों के अपने अपने कर्मचारी होंगे, बिल्कुल होंगे, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि सम्मिलित रूप से कोई कर्मचारी काम नहीं कर सकता। क्लियर है? बिल्कुल कर सकता है। संसद विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगा। तो जो संसद में नियुक्ति की जाएगी, उनकी सेवा क्या, उनकी शर्तें, सेवा करने की क्या शर्तें हैं, इनसे संबंधित जो भी नियम कानून बनाएगी वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। इतनी बात यहाँ पर की गई है। जब तक संसद खंड 2 अर्थात खंड 2 कौन सा है? यही वाला। जब तक संसद खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करती है तब तक राष्ट्रपति यथास्थिति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, अब लोकसभा के लिए कर्मचारी रखे जा रहे हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष से बातचीत करेंगी, राज्यसभा के लिए रखे जा रहे हैं तो राज्यसभा के सभापति जी से बात करेगी। आपको पता ही है राष्ट्रपति जी तो हमारे यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका है, सलाह से कार्य करते हैं। वो किसी भी कार्य को करना होगा वो उसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से, यहाँ कर्मचारी नियुक्त करने हैं, लोकसभा के लिए करना है तो लोकसभा के सदस्यों से सलाह लेंगे, अध्यक्ष से सलाह लेंगे, अर्थात राज्यसभा के लिए करना है तो राज्यसभा के सभापति, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो सलाह पे कार्य करते हैं। तो राज्यसभा के सभापति के परामर्श करने के पश्चात लोकसभा के या राज्यसभा सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों को सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेंगे। यानी कि बातचीत करके अगर कोई नियम बनाने हैं, वो जो कर्मचारी हैं लोकसभा और राज्यसभा के, अगर उनके लिए नियम कुछ शर्तें बनानी हैं तो बिल्कुल राष्ट्रपति जी बना सकते हैं, परंतु लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से बातचीत, परामर्श, वार्तालाप करने के बाद इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी नहीं होंगे। यानी कोई ऐसी क्या है, दोबारा देखिए क्या कहा गया कि इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। तो ये जो नियम हैं जो इसके तहत विधि बनाई गई हैं उसी के साथ प्रभावी होंगे। ऐसे नहीं है कि ये चीज़ अलग से बन रही है, ये चीज़ अलग से बन रही है। भाई लोकतंत्र है, सब मिल के काम होगा। चलिए, तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ऑल ओवर अगर आपसे बात की जाए तो 96 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जब हटाने का, उनके पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव जब विचाराधीन होता है तब क्या स्थिति होती है उनकी सदन में। ठीक है, ये अनुच्छेद 96 बात करता है। 97 में सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, लोक और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है कि उनसे संबंधित वेतन भत्ते के बारे में नियम कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। ये बात 97 में की गई है। 98 में क्या किया गया है? संसद के सचिवालय के बारे में बात की गई है। चलिए, आज के लिए फिर नहीं रखते हैं। धन्यवाद।